कहानी की शुरुआत एक हाई स्कूल से होती है जहां सभी छात्र परीक्षा दे रहे होते हैं। साया नाम की एक लड़की एक सवाल में अटक जाती है क्योंकि उसे उसका जवाब नहीं आता। तभी वह अपनी कलाई में दर्द होने का नाटक करती है और उस पर बैंधी पट्टी दिखाने लगती है, लेकिन असल में उसने उसी पट्टी पर सारे जवाब लिख रखे होते हैं। यंग नाम का एक छात्र उसे नकल करते हुए देख लेता है, लेकिन वह किसी से इसकी शिकायत नहीं करता। वह स्वभाव से बहुत सीधा और शांत लड़का होता है, इसलिए किसी मुसीबत में पड़ना नहीं चाहता और चुपचाप वहां से निकल जाता है। परीक्षा खत्म होने के कुछ ही देर बाद साया को बाहर से चीखने की आवाज सुनाई देती है। वह दौड़कर वहां पहुंचती है और देखती है कि चोई नाम का एक छात्र यंग को बुरी तरह पीट रहा है। तभी पता चलता है कि चोई स्कूल का सबसे बड़ा दबंग है। उसका परिवार बहुत रसूखदार है, इसलिए स्कूल में कोई भी उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता। यंग अपनी पूरी कोशिश करता है कि खुद को बचा सके और आसपास खड़े लोगों से मदद भी मांगता है, लेकिन डर की वजह से कोई भी आगे नहीं आता। चोई यंग का गला दबाने ही वाला होता है कि तभी शिक्षक वहां पहुंच जाते हैं और उसे रोक लेते हैं। ये सब देखकर साया का मन बेचैन हो जाता है। कुछ देर बाद एक शिक्षक यंग को पूछताछ के लिए कार्यालय में ले जाते हैं। वहां स्कूल का वकील भी मौजूद होता है, लेकिन यंग की मदद करने के बजाय वही उस पर दोष मढ़ने लगता है। वह कहता है कि अगर यंग चाहे तो उसे किसी दूसरे स्कूल में भेज दिया जाएगा और उसकी फीस भी स्कूल भर देगा। बस यह मामला यहीं खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन यंग साफ मना कर देता है। वह कहता है कि गलती उसकी नहीं है क्योंकि असली पीड़ित वही है। इतना कहकर वह गुस्से और दुख में वहां से चला जाता है। धीरे धीरे इस लड़ाई की खबर पूरे स्कूल में फैल जाती है। सभी छात्र आपस में यही बात करने लगते हैं कि चोई के ताकतवर परिवार की वजह से सजा शायद यंग को ही मिलेगी, क्योंकि यहाँ तक कि प्रधानाचार्य भी चोई से डरते हैं। कक्षा में शिक्षक पूछते हैं कि क्या किसी ने ये लड़ाई देखी थी, लेकिन डर के कारण कोई भी कुछ नहीं बोलता। कक्षा खत्म होने के बाद शिक्षक कक्षा अध्यक्ष होने के कारण साया से अलग से पूछते हैं कि आखिर गलती किसकी थी। साया कुछ पल चुप रहती है और फिर झूठ बोल देती है कि उसने कुछ नहीं देखा। बाद में जब उसकी मुलाकात यंग से होती है तो उसे अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। यंग ने उसकी नकल की शिकायत नहीं की थी, लेकिन वो उसके लिए सच भी नहीं बोल सकी। यंग उदास होकर कहता है कि उसे लगा था साया बाकी लोगों से अलग है, लेकिन उसने भी उसे निराश कर दिया। इतना कहकर वह वहां से चला जाता है। साया भारी मन से वापस कक्षा में पहुंचती है। तभी उसे पता चलता है कि यंग ने स्कूल छोड़ने का फैसला कर लिया है। यह सुनकर सभी छात्र हैरान रह जाते हैं। एक हफ्ते बाद नए साल की पूर्व संध्या पर जॉन नाम का एक छात्र सबसे पहले स्कूल पहुंचता है। बर्फ में उसे कुछ पड़ा हुआ दिखाई देता है। जब वह पास जाकर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वह यंग होता है जो बिल्कुल निश्चल पड़ा रहता है। तभी एक और छात्र वहां पहुंचता है और पुष्टि करता है कि यंग अब इस दुनिया में नहीं रहा। कुछ ही देर में एम्बुलेंस और पुलिस स्कूल पहुंच जाती है। जांच में पता चलता है कि यंग स्कूल की छत से नीचे गिरा था। प्रधानाचार्य गुस्से में सुरक्षा गार्ड को दोषी ठहराते हैं और उसे नौकरी से निकालने का फैसला कर लेते हैं। वहीं स्कूल प्रबंधन यह तय करता है कि यंग के परिवार को मुआवजा दे दिया जाए ताकि मामला आगे न बढ़े। जांच अधिकारी जॉन और साया से पूछती है कि क्या यंग की किसी से दुश्मनी थी। दोनों घबरा जाते हैं और चोई का नाम नहीं लेते। इससे मामला और भी संदिग्ध लगने लगता है। साया घर लौटकर सामान्य व्यवहार करती है, लेकिन जैसे ही अपने कमरे में पहुंचती है उसे बार बार यंग की बातें याद आने लगती हैं और वह उदास हो जाती है। इंटरनेट पर छात्रों की टिप्पणियां पढ़ते हुए उसे पता चलता है कि कुछ लोग शक जता रहे हैं कि शायद चोई ने ही यंग को धक्का दिया था। अगले दिन जांच अधिकारी को एक गुमनाम फोन आता है। फोन करने वाला उसे छात्रों की वही टिप्पणियां देखने के लिए कहता है। जब वह उन्हें पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि यंग की मौत से पहले उसकी चोई के साथ लड़ाई हुई थी। इसके बाद वह फिर से मामले की जांच शुरू कर देती है। इसी बीच पता चलता है कि तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने के कारण चोई पुलिस थाने में मौजूद है। जांच अधिकारी उससे पूछताछ करती है, लेकिन चोई घमंड से पेश आता है और किसी भी सवाल का जवाब देने से इनकार कर देता है। कुछ ही देर बाद उसका पिता वहां पहुंचता है। वह जांच अधिकारी को धमकाता है और चोई को अपने साथ लेकर चला जाता है। बाद में एक वकील भी जांच अधिकारी को चेतावनी देता है कि बिना अनुमति चोई से पूछताछ न की जाए। आखिरकार मामला बंद कर दिया जाता है और यंग की मौत को आत्महत्या घोषित कर दिया जाता है। इसके बाद चोई ऐसे स्कूल लौट आता है जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसे देखकर सभी छात्र एक बार फिर उससे डरने लगते हैं। स्कूल में यंग की याद में एक श्रद्धांजलि सभा रखी जाती है। वहां मौजूद हर छात्र भावुक हो जाता है, लेकिन जॉन ये सब सहन नहीं कर पाता और बीच में ही वहां से चला जाता है। साया को उसकी चिंता होने लगती है। वह उसे फोन करती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। थोड़ी देर बाद जॉन का एक विदाई संदेश आता है। उसे पढ़ते ही साया घबरा जाती है और तुरंत उसे ढूंढने निकल पड़ती है। आखिरकार वह जॉन को ढूंढ लेती है। वह अकेला बैठा रो रहा होता है। साया उसे दिलासा देती है और उसके साथ तब तक रहती है जब तक वह थोड़ा संभल नहीं जाता। अगले दिन साया के घर की घंटी बजती है। जब वह दरवाजा खोलती है तो बाहर कोई नहीं होता। वहां सिर्फ एक चिट्ठी पड़ी होती है। उसे पढ़ने
पर पता चलता है कि एक छात्र ने नए साल की रात यंग को स्कूल की छत पर देखा था। उसने ये भी देखा था कि चोई और उसके दोस्त यंग के साथ मारपीट कर रहे थे, यानी यंग की मौत के पीछे चोई का हाथ हो सकता है। ये जानने के बाद साया सीधे जांच अधिकारी के पास जाती है और उसे पूरी सच्चाई बता देती है। इसके बाद जांच अधिकारी चुपचाप स्कूल के छात्रों से पूछताछ शुरू कर देती है। इसी दौरान कहानी में बड़ा मोड़ आता है। पता चलता है कि ज्यूरी नाम की एक छात्रा उस रात की प्रत्यक्ष गवाह थी, लेकिन डर की वजह से अब तक चुप रही। उधर एक पत्रकार भी इस मामले में दिलचस्पी लेने लगता है, क्योंकि वह सच्चाई सबके सामने लाना चाहता है। कुछ समय बाद एक वीडियो वायरल हो जाता है। उस वीडियो में ज्यूरी अपनी पहचान छिपाकर बताती है कि यंग की मौत का जिम्मेदार चोई ही है। वीडियो सामने आते ही पूरे स्कूल में हंगामा मच जाता है। चोई गुस्से से बौखला उठता है, जबकि छात्र उसे अपराधी कहकर बुलाने लगते हैं। ये सब देखकर साया फैसला करती है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, वह सच्चाई सबके सामने लाकर रहेगी। उसी समय जॉन उसे संदेश भेजता है। साया उसे मिलने के लिए बुलाती है। जॉन खुशी खुशी तैयार हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद यह एक खास मुलाकात होगी। लेकिन वहां पहुंचते ही वह हैरान रह जाता है। साया अकेली नहीं होती, बल्कि पूरी कक्षा उसके साथ बैठी होती है। जॉन थोड़ा निराश हो जाता है। इसके बाद साया सबके सामने कहती है कि अगर भविष्य में उन सब में से कोई भी किसी मुसीबत में फंसे तो बाकी सभी उसका साथ देंगे। वह चाहती है कि सब उससे यह वादा करें। इसी बीच जांच अधिकारी चोई और उसके दोस्तों से नए साल की रात के बारे में पूछताछ करती है। चोई कोई जवाब नहीं देता और अपने दोस्तों को भी साफ धमकी देता है कि कोई भी मुंह नहीं खोलेगा। जांच अधिकारी उसे समझाती है कि अगर वह सहयोग करेगा तो उसकी बेगुनाही साबित करने में मदद मिलेगी। लेकिन चोई साफ कह देता है कि उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। उसके जाने के बाद जांच अधिकारी को यकीन हो जाता है कि वह जरूर कुछ छिपा रहा है। अगले दिन कक्षा में सभी छात्र चोई की ही बातें कर रहे होते हैं। उनका मानना होता है कि यंग की मौत का सबसे बड़ा संदिग्ध वही है। तभी शिक्षक उनकी बातें सुन लेते हैं। वह उन छात्रों के नाम लिख लेते हैं और उन्हें सजा देने की बात करते हैं। साया अपने साथियों का पक्ष लेती है, लेकिन उसकी बेबाकी देखकर शिक्षक नाराज हो जाते हैं और उसका हाथ पकड़कर उसे कार्यालय ले जाने की कोशिश करते हैं। तभी दूसरे छात्र ये सब अपने फोन में रिकॉर्ड करने लगते हैं। साया इसी मौके का फायदा उठाकर कहती है कि अब सच्चाई उन्हें खुद ही पता लगानी होगी। यह जानना जरूरी है कि यंग ने खुद छलांग लगाई थी या फिर चोई ने उसे धक्का दिया था। यह सुनकर शिक्षक और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। तभी जॉन आगे आता है और साया का बचाव करता है। बाद में वह साया को स्कूल के चिकित्सा कक्ष में ले जाता है। साया उसका धन्यवाद करती है और उससे कहती है कि इस बारे में किसी को कुछ न बताए। लेकिन उसी दिन साया की माँ कार्यालय में वह वीडियो देख लेती हैं और घर लौटते ही उससे नाराज हो जाती हैं। रात में वह साया को जगाकर डांटती हैं और कहती हैं कि उसे यंग के मामले से दूर रहना चाहिए। लेकिन साया मना कर देती है। वह कहती है कि उसने अपनी आंखों से लड़ाई देखी थी, फिर भी डर के कारण चुप रही। यही बात उसे अंदर ही अंदर परेशान कर रही है, इसलिए अब वह सच्चाई जानकर ही रहेगी। उसके माता पिता उसे समझाते हैं कि यह मामला पुलिस पर छोड़ देना चाहिए, लेकिन साया उनकी बात नहीं मानती। कुछ देर बाद जॉन उसे संदेश भेजता है और कहता है कि वह इस जांच में उसका साथ देगा। इसके बाद दोनों मिलकर सबूत जुटाने की शुरुआत कर देते हैं। अगले दिन साया प्रधानाचार्य से मिलती है और कहती है कि स्कूल में एक छात्र अदालत आयोजित की जानी चाहिए ताकि यंग की मौत की सच्चाई सामने आ सके। प्रधानाचार्य इस प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं। तब साया कहती है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो वह शिक्षकों के खिलाफ मामला दर्ज कराएगी। यह सुनकर प्रधानाचार्य चौंक जाते हैं। फिर वह कहते हैं कि अगर साया बाकी छात्रों का समर्थन जुटा लेती है तो वह इस छात्र अदालत की अनुमति दे देंगे। साया तुरंत कक्षा में जाकर सबको इसके बारे में बताती है, लेकिन कोई भी उसका साथ नहीं देता। सभी की पढ़ाई पूरी होने वाली होती है और कोई भी आखिरी समय में किसी मुसीबत में पड़ना नहीं चाहता। साया को निराशा जरूर होती है, लेकिन वो हार नहीं मानती। उन्हें सिर्फ 3 दिनों के भीतर 500 छात्रों के हस्ताक्षर चाहिए होते हैं, इसलिए सभी लोग मिलकर इस अभियान में जुट जाते हैं। कोई छात्रों को आकर्षित करने के लिए कॉन्सर्ट के टिकट देने की बात करता है, कोई नाश्ता और जूस लेकर आता है, जबकि साया खुद एक तख्ती लेकर खड़ी हो जाती है और सभी छात्रों को उनका साथ देने के लिए प्रेरित करने लगती है। लेकिन कई छात्र साया का मजाक उड़ाने लगते हैं और उसके हस्ताक्षर वाले कागज जमीन पर फेंक देते हैं। ये देखकर साया का दिल टूट जाता है। उसे लगने लगता है कि शायद वह इस कोशिश में सफल नहीं हो पाएगी। उसी रात जॉन एक गेमिंग आर्केड में जाता है, जहां कुछ छात्र उसे खेल में चुनौती देते हैं। जॉन एक एक करके सभी खेल जीत जाता है और सभी को प्रभावित कर देता है। उसकी इसी जीत से खुश होकर वे छात्र भी याचिका पर अपने हस्ताक्षर कर देते हैं। इसके बाद जॉन साया के पास पहुंचता है। साया रो रही होती है क्योंकि समय सीमा लगभग खत्म होने वाली होती है। तभी उसकी नजर हंग द्वारा आयोजित एक कॉन्सर्ट के विज्ञापन पर पड़ती है।
हंग स्कूल का एक लोकप्रिय छात्र होता है। दोनों तुरंत उस कॉन्सर्ट में पहुंचते हैं और वहीं उन्हें बाकी बचे हुए हस्ताक्षर भी मिल जाते हैं। वे हंग का धन्यवाद करते हैं, लेकिन हंग शांत स्वर में सिर्फ इतना कहता है कि सच्चाई का सामने आना ही सबसे जरूरी है। अगले दिन वे सभी प्रधानाचार्य के पास पहुंचते हैं। सिर्फ 3 दिनों में इतने सारे हस्ताक्षर देखकर प्रधानाचार्य हैरान रह जाते हैं। अब उनके पास छात्र अदालत की अनुमति देने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचता। साया और उसके दोस्त खुद ही सभा कक्ष की सफाई करते हैं और मुकदमे की तैयारी शुरू कर देते हैं। सभी मिलकर अपनी अपनी जिम्मेदारियां बांट लेते हैं। वोंग चुई वादा करता है कि वह किसी भी तरह चोई को अदालत तक लेकर आएगा। वहीं साया तय करती है कि वह ज्यूरी को गवाही देने के लिए मनाने की पूरी कोशिश करेगी। न्यायाधीश के रूप में वे स्कूल के सबसे होनहार छात्र को चुनते हैं। साया ज्यूरी से मिलने जाती है, लेकिन ज्यूरी गवाही देने से साफ इनकार कर देती है। वह डरते हुए कहती है कि उसने कुछ भी नहीं देखा। यह सुनकर साया की एक दोस्त गुस्सा हो जाती है, लेकिन साया उसे शांत कर देती है। ज्यूरी अकेले में फूट फूट कर रोती है क्योंकि वह चोई से बेहद डरी हुई होती है। कुछ समय बाद साया को पता चलता है कि ज्यूरी की मां ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें वह सारे आरोपों से इनकार करती हैं। इससे साफ हो जाता है कि ज्यूरी अदालत में गवाही नहीं देगी। उसी समय एक पत्रकार उनके पास आता है और कहता है कि वह इस मामले में उनकी मदद करेगा। वह उन्हें एक शिक्षक का वीडियो दिखाता है जिसे अपने किए पर पछतावा है और जो छात्र अदालत में गवाही देने के लिए तैयार हो चुका है। ये देखकर सभी के अंदर फिर से थोड़ी उम्मीद और हिम्मत जाग जाती है। बाद में सभी लोग साथ में रात का खाना खाने जाते हैं, लेकिन हंग उनके साथ नहीं जाता। वह सीधे उस क्लब में पहुंचता है जहां चोई और उसके दोस्त मौजूद होते हैं। हंग चोई से कहता है कि उसे छात्र अदालत में आना चाहिए। वह यह भी कहता है कि वह उसका वकील बनेगा और उसका पक्ष रखेगा। चोई उसकी बात का मजाक उड़ाता है और आने से मना कर देता है, लेकिन जब हंग कहता है कि उसे लगता है शायद चोई निर्दोष हो सकता है और अगर ऐसा है तो उसे अदालत में आकर खुद यह साबित करना चाहिए, तब चोई कुछ पल के लिए चुप हो जाता है। फिर भी वह गुस्से में हंग को थप्पड़ मार देता है, उसे धमकी देता है और वहां से चला जाता है। जब चोई अपने घर पहुंचता है तो देखता है कि उसका पिता बेहद गुस्से में है। घर की दीवारों पर किसी ने लिख दिया होता है कि उसका बेटा एक हत्यारा है। यह देखकर चोई परेशान हो जाता है। वह घर छोड़कर फिर से उसी क्लब की तरफ चला जाता है। इस दौरान उसकी माँ उसे लगातार फोन करती रहती है, लेकिन वह एक भी कॉल नहीं उठाता। उधर एक रहस्यमय व्यक्ति चोई के घर में घुसता है और वहां आग लगा देता है। कुछ ही समय में पूरा घर आग की लपटों से घिर जाता है। जब चोई को इस हादसे की खबर मिलती है तो वह तुरंत घर की ओर भागता है। वहां पहुंचकर वह देखता है कि दमकल की गाड़ियां आग बुझाने की कोशिश कर रही हैं। बाहर उसकी दादी उसे बताती हैं कि उसकी माँ अभी भी घर के अंदर फांसी हुई हैं। ये सुनते ही चोई पूरी तरह टूट जाता है। वह अपनी माँ को बचाने के लिए आग के बीच अंदर भागने की कोशिश करता है, क्योंकि उसकी माँ ही अकेली ऐसी इंसान थी जिन्होंने हमेशा उसके साथ प्यार से व्यवहार किया था। लेकिन दमकल कर्मी उसे रोक लेते हैं। उसी समय घर के अंदर एक जोरदार विस्फोट हो जाता है। जब साया को इस पूरी घटना के बारे में पता चलता है तो वह घबरा जाती है। उसे लगता है कि शायद ये सब उस वायरल वीडियो की वजह से हुआ है। फिर उसे डर सताने लगता है कि कहीं चोई अब ज्यूरी से बदला लेने न पहुंच जाए। यही सोचकर वह तुरंत ज्यूरी के घर की ओर दौड़ पड़ती है। वहां पहुंचते ही वह देखती है कि चोई दरवाजे पर जोर जोर से चोट कर रहा है और लगातार चिल्लाकर ज्यूरी को बाहर आने के लिए कह रहा है ताकि वह उससे बदला ले सके। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान चोई की दादी की भी जान चली जाती है। साया उसके सामने आकर उसे शांत करने की कोशिश करती है। वह समझाती है कि ज्यूरी का इस हादसे से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन चोई गुस्से और दुख में इतना डूब चुका होता है कि वह साया पर हाथ उठाने ही वाला होता है। तभी जॉन वहां पहुंच जाता है। वह चोई को पीछे खींचता है और उससे भिड़ जाता है। इसी दौरान ज्यूरी की माँ बाहर आती हैं। वह उन पर पानी फेंकते हुए रोने लगती हैं और चिल्लाकर कहती हैं कि उनकी बेटी को अकेला छोड़ दिया जाए, क्योंकि वह पहले ही बहुत कुछ झेल चुकी है। ये देखकर बाकी छात्र नाराज हो जाते हैं कि उन्होंने साया के साथ ऐसा व्यवहार किया, लेकिन साया उन्हें शांत करते हुए कहती है कि ज्यूरी की माँ सिर्फ अपनी बेटी की चिंता में परेशान है। ये सब ज्यूरी खिड़की से खड़ी होकर देख रही होती है। कुछ ही देर बाद जांच अधिकारी वहां पहुंचती है और स्थिति को संभालने के लिए चोई को अपने साथ ले जाती है। बाद में साया अकेले बैठकर इन सभी घटनाओं के बारे में सोचती है और उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। उसी समय हंग उसे गुमनाम तरीके से हौसला बढ़ाने वाले संदेश भेजता है। फिर जॉन उसके पास आता है और उसे एक गर्म पेय देता है ताकि उसका मन थोड़ा हल्का हो सके। जॉन की इस परवाह को देखकर साया भावुक हो जाती है और उसका धन्यवाद करती है। इसके बाद दोनों अपने बाकी दोस्तों के पास लौट आते हैं। सभी परेशान होते हैं,
क्योंकि छात्र अदालत में अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं और उन्हें अब तक समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या किया जाए। तभी हंग सबको चौंकाते हुए बताता है कि उसने चोई को प्रतिवादी के रूप में छात्र अदालत में आने के लिए मना लिया है। उसी समय एक युवक वहां आता है और कहता है कि उसे साया से मिलना है। वह अपना परिचय यंग के बड़े भाई के रूप में देता है। वह कहता है कि यंग ने अपनी जान खुद नहीं ली थी। इसके बाद वह साया को एक लिफाफा देता है और कहता है कि इसमें ऐसा सबूत है जिसका इस्तेमाल वह छात्र अदालत में कर सकती है। यह सुनकर साया बेहद उत्साहित हो जाती है। घर पहुंचने के बाद वह उस लिफाफे को खोलना चाहती है, लेकिन फिर अपना मन बदल लेती है। वह तय करती है कि इसे सीधे छात्र अदालत के दौरान ही खोलेगी। दूसरी ओर ज्यूरी अपनी थेरेपी का सत्र पूरा करके बाहर निकलती है, जहां एक छात्र उसे देखकर प्रतिक्रिया देता है। घर लौटते समय ज्यूरी अपनी मां से कहती है कि वह स्कूल नहीं बदलेगी। वह कहती है कि उसने कोई गलती नहीं की है, तो फिर उसे भागने की क्या जरूरत है। इतना कहकर वह गाड़ी से उतर जाती है। कुछ देर बाद उसे साया का संदेश मिलता है, जिसमें लिखा होता है कि छात्र अदालत कल होने वाली है और उसे वहां जरूर आना चाहिए। उधर जॉन अपने घर पर होता है। तभी उसकी मां को छात्र अदालत के बारे में पता चल जाता है। वह जॉन पर गुस्सा करती हैं और उसे इस पूरे मामले से दूर रहने के लिए कहती हैं, लेकिन जॉन मना कर देता है। उसकी मां उसे रोकने की कोशिश करती हैं, फिर भी वह उनके पास से निकलकर घर छोड़ देता है। वह अकेले सड़कों पर भटकता रहता है। उसके मन में कई तरह की उलझनें चल रही होती हैं। कुछ समय बाद हंग उसे ढूंढ लेता है और अपने घर ले जाता है। वह जॉन को अपना बिस्तर देता है। जॉन उसका धन्यवाद करता है और थकान की वजह से वहीं सो जाता है। अगले दिन आखिरकार छात्र अदालत की कार्यवाही शुरू हो जाती है। सब कुछ पहले से बनाई गई योजना के अनुसार चलता है। वहां छात्रों के साथ उनके माता पिता भी मौजूद होते हैं, लेकिन न्यायाधीश की मां इस पूरी कार्यवाही को गंभीरता से नहीं लेती और इसे बच्चों का खेल कह देती हैं। ये सुनकर न्यायाधीश अपनी मां को बाहर ले जाता है। कुछ ही देर बाद चोई प्रतिवादी के रूप में वहां पहुंच जाता है, जिससे यह साफ हो जाता है कि वह सचमुच छात्र अदालत में शामिल होने आया है। इसके बाद साया चोई पर आरोप लगाते हुए कहती है कि यंग किसी मानसिक परेशानी से नहीं जूझ रहा था। असल वजह यह थी कि चोई उसे लगातार प्रताड़ित करता था, जिसके कारण उसने स्कूल आना तक छोड़ दिया था। साया चोई पर सीधे आरोप लगाती है कि उसी ने यंग को छत से धक्का दिया था। यह सुनते ही चोई गुस्से में आ जाता है और सारे आरोपों से साफ इनकार कर देता है। तभी हंग चोई के बचाव पक्ष के वकील के रूप में सामने आता है और जांच अधिकारी को गवाही के लिए बुलाता है। जांच अधिकारी बताती है कि अब तक मिले सबूतों के अनुसार यंग ने खुद ही छलांग लगाई थी, इसलिए इसे हत्या नहीं माना गया। उसी समय साया यंग के भाई द्वारा दिया गया लिफाफा खोलती है। उसमें उसी दिन की सिनेमा टिकटें होती हैं जिस दिन यंग की मौत हुई थी। साया शांत स्वर में कहती है कि अगर यंग अपनी जान लेने वाला था तो उसने उसी दिन फिल्म की टिकटें क्यों बुक की थीं? ये सवाल सुनकर पूरे अदालत कक्ष में सन्नाटा छा जाता है। इसके बाद साया चोई से पूछती है कि घटना के समय वह कहाँ था। चोई कहता है कि वह अपने दोस्तों के साथ क्लब में था, लेकिन जब उसके एक दोस्त से सवाल किया जाता है तो वह सच बता देता है। वह कहता है कि चोई उनके साथ नहीं था और उसी ने सबको झूठ बोलने के लिए कहा था। यह सुनते ही अदालत में हंगामा मच जाता है। स्थिति बिगड़ती देखकर न्यायाधीश कार्यवाही में विराम घोषित कर देते हैं। हंग चोई को एक तरफ ले जाकर उसे शांत करने की कोशिश करता है। कार्यवाही दोबारा शुरू होती है। तभी एक चिट्ठी आती है जिसमें लिखा होता है कि किसी ने चोई और उसके दोस्तों को छत पर देखा था, लेकिन ज्यूरी वहां मौजूद नहीं होती, इसलिए साया उलझन में पड़ जाती है। कोई ठोस सबूत न होने की वजह से न्यायाधीश मामले की सुनवाई अगले दिन तक टाल देते हैं। सुनवाई खत्म होने के बाद साया और उसके दोस्त आगे का रास्ता सोच रहे होते हैं। तभी भेष बदलकर ज्यूरी वहां पहुंचती है। वह कहती है कि उसकी एक दोस्त ने पूरी घटना अपनी आंखों से देखी थी और वह उसी की तरफ से गवाही देना चाहती है। वह उन्हें सारी जानकारी लिखी हुई एक पर्ची देती है, लेकिन साया बार बार उससे असली सच बताने के लिए कहती रहती है। आखिरकार ज्यूरी टूट जाती है। वह स्वीकार करती है कि पूरी घटना उसी ने अपनी आंखों से देखी थी। फिर वह पर्ची फाड़ देती है और कहती है कि वह अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकती। इतना कहकर वह वहां से चली जाती है। साया उसके पीछे दौड़ती है, लेकिन उसे रोक नहीं पाती। वह जॉन से कहती है कि उसे पूरा यकीन है कि ज्यूरी अभी भी कुछ छिपा रही है और उन्हें सच्चाई की पुष्टि करनी होगी। उधर चोई अपने उस दोस्त पर भड़क उठता है जिसने उसका साथ नहीं दिया था। वह बदला लेने के इरादे से उसे ढूंढने निकल पड़ता है, लेकिन तभी उसका पिता आकर उसे जबरदस्ती घर ले जाता है। हंग ये सब देख लेता है और समझ जाता है कि चोई के साथ उसके घर में भी अच्छा व्यवहार नहीं होता। उस रात हंग चोई के घर के बाहर उसका इंतजार करता है। जब चोई बाहर आता है तो हंग उससे बात करने की कोशिश करता है। शुरुआत में चोई कुछ नहीं बताता, लेकिन हंग के बार बार समझाने पर वह सच बोल देता है। वह कहता है कि उस दिन वह क्लब में था
और नशे की हालत में घर लौटा था। घर पहुंचने पर उसने अंदर एक अजनबी आदमी को देखा था, लेकिन जब उसने अपने पिता से उसके बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि वह सिर्फ उसका भ्रम था। यह सुनकर हंग हैरान रह जाता है। उसे शक होने लगता है कि चोई का पिता किसी बहुत बड़े राज को छिपा रहा है। अगले दिन चोई के खिलाफ गवाही देने वाला दोस्त साया से मिलता है। वह डरा हुआ होता है और कहता है कि अगर चोई ने उसे देख लिया तो वह उस पर हमला कर सकता है। वह उन्हें उस बार का नाम बताता है जहां वे घटना के समय मौजूद थे। साया और उसके दोस्त वहां की तस्वीरें देखते हैं और उन्हें एक ऐसी तस्वीर मिल जाती है जिससे साबित हो जाता है कि वह लड़का सच बोल रहा था। वे उससे अदालत में गवाही देने के लिए कहते हैं, लेकिन डर की वजह से वह मना कर देता है और वहां से चला जाता है। अगर आपको ये ड्रामा पसंद आ रहा है और आप इसका अगला भाग देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में पार्ट 2 इंच लिखें।